तो आज ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर 2 है। कल एक कमेंट में पढ़ रहा था, उसमें कुछ बच्चों का था कि सर 89 सेंटीमीटर हाल ही में हिमालय का बढ़ा है, जिसे हम बोल सकते हैं कि हाइट। तो शायद कुछ बच्चे ऐसे ये बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता, इन्हें ध्यान से देखना चाहिए। ये बोला गया है लेक्चर में कि ये एक अनस्टेबल है ना, हिमालय क्या है, अस्थिर है, ये बढ़ेगी। तो वो लेक्चर सुनेंगे नहीं, अपने आप से बोलते जाएंगे, ठीक है। और ये जो बात है 89 सेंटीमीटर से, ये इससे क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। चूंकि एक बच्चे ने कमेंट नीचे लिखा था कि 89 सेंटीमीटर या 88 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ कमेंट था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था, पिछली जो हमारी लेक्चर थी, कि हिमालय की जो ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो कुल मिलाकर 8,848 मीटर है। मान लो कि वो बढ़ भी गया 89 सेंटीमीटर, तो 100 तो नहीं पहुंचा है। अब 8,848 पॉइंट समथिंग हम बोले क्या, ये तो खुद से भी सोचने वाली बात है। आप आर एक समीक्षा अधिकारी बनने चल रहे हैं, आपको एक अकाउंट्स की पूरी इतनी आपको एक अहमियत नहीं है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है ना। तो ऐसे बच्चों से दूर रहें। ऐसे बच्चे ना पढ़ेंगे ना दूसरों को पढ़ने देंगे, है ना। दूसरी चीज़ जो सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझनी है, कि अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में आ रहा है, क्या पता आगे चल के कुछ और बढ़े। तो जो बुक में दिया है ना वही आता है, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी की, मैंने 2 बार ईपीपीसीएस क्वालिफाई किया है, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ें न्यूज़ में आती है ना, वो चीज़ें कभी कभी गलत हो जाती है। आपको मालूम है यूपीपीसीएस में कभी ऐसा मैंने देखा, कभी कितने बार कितने क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है और सही किया है एनसीईआरटी वाला। तो जो एनसीईआरटी जो बुक में है ना वही लेकर चलना है। अब क्या कहा जाए ऐसे बच्चे कि थोड़ा हमारे वेद ग्रंथ के ज़्यादा जानकार बच्चे हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। खैर, हम लोग अपनी पढ़ाई पे चलते, अपनी सिलेबस पे। पढ़ने वाले बच्चों का इनसे कोई मतलब नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा अगला जो पॉइंट है, चूंकि कल हम लोगों ने उत्तरी मैदान को लेकर डिस्कस किया था, आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को लेकर करेंगे, है ना। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है। तो मैंने तो कल बताया था कि कहाँ है, आप मैप में देखकर बताइए कि आप कहाँ पे इसको लोकेट करेंगे, क्योंकि मे बी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। तो ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पे है इंडिया में। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, वो जो है, आप जो है वो मैप में देखिए। चूंकि प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, उत्तरी सीमा से कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर, अब ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। कच्छ से इधर से आरंभ होकर ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, इधर से, है ना, दिल्ली तक, फिर यमुना गंगा के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों, है ना, वह गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी में कार्बी एंगलोंग, इधर वाला, है ना। फिर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये कार्बी एंगलोंग हो गया, दहस वदह व मेघालय का पठार इधर। पश्चिमी में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। तो पश्चिम बंगाल में मालदा जो भ्रंश है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, ये है ना। ये छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। तो राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल और मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है, इधर वाली, ठीक है। अभी क्या है कि प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है ना। तो हिंद ऑस्ट्रेलियाई तख्ते का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी, महानदी और रिफ्ट घाटियां, सतपुड़ा ब्लॉक, इधर वाला पर्वत इसके उदाहरण है। प्रायद्वीप में मुख्यतः अविशिष्ट पहाड़ियां शामिल है, जैसे अरावली वाला, नल्ला मल्ला, जावदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी पहाड़ियां। ये यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता कम होती है ना। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर, इधर से जितनी नदियां बहकर जाती है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, है ना, और डेल्टा निर्माण करती है। और महानदी गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण है। मैं फिर से शुरू करूंगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने
एवं अपवाह के कारण बना था, और यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तो इस पठारी भाग में, ये पूरा एरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार घाटियां हैं, जो अभी मैंने सतपुड़ा वगैरह का नाम लिया है ना। तो इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार, ये वाला दक्कन, डेक्कन प्लेट्यू, है ना। अभी क्या है कि मध्य उच्च भूमि इधर वाला आ जाता है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, इधर नर्मदा नदी, है ना। और अभी क्या है कि इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च भूमि, है ना। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमें समझना है, ये हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, ये देखिए अब यहाँ पे आपके सामने है विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी, ये देखिए, है ना, है, जो कि पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है, ऐसे ऐसे जाकर मिल जाता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं, जैसे चंबल हो गया इधर, है ना, चंबल, सिंध, है ना, बेतवा, ठीक है, बेतवा हो गया, फिर इसके बाद केन हो गया, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम इधर से उत्तर पूर्व इधर की ओर बहती है। और आपको मैंने बोला भी था कि जाके गंगा नदी में बाद में मिल जाती है ना। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो ये ध्यान देना कि गंगा नहीं जाकर यमुना में मिलती है, और यमुना से मिलने के बाद ये यमुना तो गंगा में जाके मिल ही जाती है यहाँ पे, है ना, देखिए यहाँ पे मिल रही है। तो इस प्रकार वे इस क्षेत्र की अगर हम बात करें कि ढाल को दर्शाती है, और मध्य उच्च पश्चिमी उच्च भूमि जो जिसके बारे में मैंने बात की है वाली पूरी, पश्चिम में चौड़ी, इधर चौड़ी है, और लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, यानी त्रिकोण टाइप का, ऐसे टाइप का है ना। किस तरीके का है? संकीर्ण टाइप का है, इस तरीके का है, टाइप का, है ना। और अभी क्या है, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बोला भी था, इधर ये डिस्ट्रिक्ट भी हैं, है ना। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है, इधर वाला, है ना। अभी क्या है कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, दक्षिण का, है ना। ये पठार जो है त्रिभुजाकार, अब भाई त्रिभुजाकार नहीं, आप देखिए यहाँ पे त्रिभुजाकार नहीं है। अभी क्या है कि जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है ना, सतपुड़ा की श्रृंखला है, ठीक है। जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसकी पूर्वी विस्तार है ना। तो भारत की भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं को, स्थिति को आपको अगर मैप है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कहाँ है? दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, दक्षिण का पठार कहाँ है? पश्चिम में ऊंचा है, ठीक है। इधर ऊंचाई है, सॉरी, इधर वाला जो एरिया ये सब ऊंचाई है, एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला, इधर ढलान है, इधर पहाड़ियों का, ठीक है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, इधर में, ठीक है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो जाता है। इधर वाला जो भ्रंश है ये छोटा नागपुर से अलग हो जाता है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, जैसे कि गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, है ना, ये मेघालय में है। गारो खासी, इनको सेवन सिस्टर, इधर वाले सातों राज्यों को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। गारो खासी जयंतिया देख लीजिए। और इसमें जिसे मैं बोल सकता हूं कि आप यहां पे देख सकते हैं दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर, ठीक है, सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं, यानी वेस्टर्न यानी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट और भोर घाट और पाल घाट को आपको ज्ञात करना है कहाँ है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है, मैंने बताया भी। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में इधर वाला, इधर 900 से 1600 मीटर ऊंचाई है।
तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, महानदी से लेकर नीलगिरी तक है ना। और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, सतत मतलब बराबर नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इनको काट दिया है। ये नदियां जब जाती हैं इधर तो इनको काट दिया है, इधर से इनको ने बीच बीच में काट दिया है, चूंकि ये पहाड़ी है, इधर पहाड़ी है, इधर से पानी गुजर रहा है तो इनको काटेगा ही ना, ढलान टाइप का, ऐसे ऐसे टाइप का हो जाएगा, इधर से नदी गुजरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है इधर, और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढलान पर आर्द्र हवा को टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है ना। यह ध्यान देना है, इधर से आती है तो टकरा कर होती है ऐसे ऊपर में। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, मैंने बताया भी आपको। तो इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुड़ी हो गया 2695 मीटर, तथा डोडा बेटा हो गया 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर है ना, ये ध्यान दीजिएगा। इधर पूर्वी घाट, इधर महेंद्रगिरी की मैं बात कर रहा हूं। तो पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम पूर्वी घाट का दक्षिण पश्चिम इधर में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां हैं, ये चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अभी क्या है कि स्थित हैं, अब वहीं पे उडग मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडई कनाल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों को आपको मैप में देखना है कहाँ है, पूछा जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, यानी यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, काली मृदा, ध्यान दीजिएगा, जिसे ढक्कन ट्राइब के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति किस चीज से हुई थी, ज्वालामुखी से हुई थी, इसलिए इसके सेल आग्नेय हैं। अभी भी यहाँ पे जो सेल मिलेंगे आपको काफ़ी गर्म टाइप के मिलेंगे। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन भी हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है खासतौर पे। तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ, ऐसा नहीं कि बराबर है, बीच बीच में कटा कटा है, ऐसा है ना। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। गुजरात आपको मालूम है कि कहाँ है, दिल्ली इधर है, इधर से ऐसे ऐसे फैली है। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो हम लोग ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय अरावली की पहाड़ियाँ हैं, प्रायद्वीपीय पठार की आप देख सकते हैं, ये आपका मरुस्थल हो गया। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कुल वर्ष मिलाकर। और इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम है दोस्तों। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, ये तो हर कोई जानता है। तो वर्षा ऋतु में यहाँ कुछ ही नदियाँ दिखती हैं। जैसे मैंने एक बताया था, ये नदी जो आपको कि एकमात्र नदी है लूनी नदी। कौन सा नदी है, लूनी, मैंने बताया था ना ये वाला। तो ये पूरा एरिया जो है, इधर वाला कुछ एरिया उपजाऊ है, इधर वाला, बाकी इधर वाला, ये सब बाकी जो है ये सब क्या है, मरुस्थल है। तो वर्षा ऋतु में कुछ नदियां दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं नदियां। आप भी मालूम है कि बालू में ही चले जाएंगे, तो पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, समुद्र में नहीं, सब अरब सागर में नहीं जा पाती हैं। तो केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की आपके सामने। तो बरकान, यानी बरकान किसे बोलते हैं, अर्ध चंद्राकर बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर कभी जाएंगे तो आप बरकान को वहां पे देख सकते हैं, बरकान के समूह को। अब हम लोग तटीय मैदान की बात करते हैं, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान आपको कहाँ मिलेगा भारत में, यहाँ से लेकर यहीं से कुछ कुछ कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं ज़्यादा है। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ठीक है, तो पश्चिमी तट जो है ये वाला वेस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच, ये अरब सागर, इसके बीच जो है ना, इसके बीच जो है, तो इसके बीच अगर हम बात करें तो एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं।
अब ये तीन भाग कौन कौन से इसको समझिए। पहला मुंबई तथा गोवा, मुंबई तथा गोवा। इसके बाद मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, इधर वाला कन्नड़ वाला मैदान, एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट ये वाला। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ा एवं समतल है, इधर वाला बंगाल की खाड़ी से जो मैदान यहाँ पे है विस्तृत और चौड़ा है, ठीक है, एवं समतल है। तो उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, नॉर्थर्न सरकार, देखिए। जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, इधर कोरोमंडल, ये वाला जो है इसका दक्षिणी भाग इधर कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो बड़ी नदियां जैसे हो गया महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, है ना, ये कृष्णा देखिए, कावेरी हो गया, इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्व तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण ये जो है लक्षण है ओडिशा में। तो ये तो हमने देखा। अब अभी आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ चिल्का झील के बारे में, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ पे समझना है कि महानदी कहाँ है, ये है, तो डेल्टा ये हो जाएगा, तो चिल्का यहाँ है। ठीक है, तो आप, अब हम लोग द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। द्वीप समूह मतलब अब यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे। द्वीप समूह इधर वाला पूरा एरिया, फिर इधर वाला पूरा एरिया, और फिर इधर का कुछ, है ना, इधर का कहाँ का, इधर वाला कुछ। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूहों का भी स्थिति है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? मैंने बता दिया, तो पहचानना क्या है। पहला तो एक द्वीप है केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप, ये देखिए, है ना। अब दूसरा जो है द्वीपों का, यह हालांकि ये द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, बहुत छोटे छोटे द्वीप। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में, कब, 1973 की मैं बात बता रहा हूँ, इनका नाम लक्षद्वीप तीनों को मिलाकर रख दिया गया। ये टोटल 32 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र में फैले हैं। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है ना, कावारती यही है, मतलब आपको समझना है। तो इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, है ना। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप कहाँ है, आप इंटरनेट पे ढूंढिए इसको। हालांकि अब बंगाल की खाड़ी, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले, इधर वाला उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले एक द्वीप है जिसका नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह आकार बड़े संख्या में है और बहुल और बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है यहाँ पे कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है, यहाँ पे निमज्जित, है ना। अब ये ध्यान देना है कि देखिए, मैं परवाल पॉलिप्स, एक परवाल के नाम के बारे में थोड़ा सा आपको काफ़ी रोचक तथ्य बताता हूँ। परवाल जो है, पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। ये प्राणी होते हैं जो कि समूह में रहते हैं एक साथ। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं दोस्तों, है ना। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका, दूसरा कौन होता है, तटीय प्रवाल भित्ति, है ना। तो प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स सू आकार वाले रोधिका होते हैं, ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। मैंने बताया भी इस बारे में। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है, बहुत डिफरेंस है दोस्तों। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है दोस्तों। यह यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है दोस्तों, है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ दोस्तों, जो आपको समझना है। अब आप बोलेंगे कि क्या, तो देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। अब आप बोलेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है सर, हम बोलेंगे कि यह तो बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रहा है।
नौटंकी मत कीजिए, चुपचाप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको समीक्षाधिकारी के पद पर आपको विराजमान होना है। तो विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि यह विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। वे देश की प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं दोस्तों। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार भी हैं दोस्तों, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं दोस्तों, जिसने देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। बोलेंगे कैसे सर, तो आपको पीसीएस एग्जाम का डेस्टीएम तो नहीं बनना है कि पूरा हम डिटेल में बताएं, हमें फैक्चुअल और थोड़ा समझते हुए चलना है दोस्तों। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पूत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है दोस्तों। देखिए, इस प्रकार का जो है देश की विविध भौतिक आकृतियां वह भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। हमारा देश किसी से कम नहीं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। अब कौन है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, तट, द्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। कोई ऑप्शन चूज करके नीचे लिखिए। दूसरा, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हिमाचल, बी पूर्वांचल, सी उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं है। तीसरी प्रश्न, गोवा में दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? ए में कोरोमंडल, बी में कन्नड़, सी में कोकन, डी में उत्तरी सरकार। चौथी प्रश्न, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में कनाईमुड़ी, ऑप्शन बी में महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी में कंचनजुंगा, ऑप्शन डी में खासी। अब आपका कैसा है, अब समझ में आया? अभी आपको बढ़िया फील हो रहा होगा कि एक भाई चैप्टर कंप्लीट कर लिए, है ना। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, टेंशन में नहीं पड़ना है और बनना है समीक्षा अधिकारी और अपनी जीवन को संवारना है। लेकिन इससे पहले हमारी जो भी कन्फ्यूजन है आप हमसे पूछेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिसलाइक करें। लेकिन डिसलाइक मैं तो नहीं बोलूँगा कोई करें, क्योंकि कोई नहीं चाहता, लेकिन आप कर रहे हैं तो जरूर लिखें कि क्या कमी है दोस्तों, है ना। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।